जो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 4 यानी कि वीडियो नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इसमें हम केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे। जो कुछ भी मैंने अभी 2-3 वीडियो में बताया है, बस उसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग स्पेशली वो सेंटेंसेस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत टेक्निकलिटी होती है, तो उसका हम इसके बाद करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस होगी तभी हम लोग आगे उस चीजों को समझ पाएंगे। तो हम लोग ये पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। एक्टिव एंड पैसिव का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं और ये टोटल प्रैक्टिस वीडियो है। तो सीधे सीधे हम प्रैक्टिस से ही शुरू करेंगे। पहला सेंटेंस हम लेते हैं। पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन लॉफ्ड एट द बेगर। द चिल्ड्रन लॉफ्ड एट द बेगर, ये सेंटेंस है हमारा। और हमने बता रखा है कि एक्टिव से पैसिव करने के लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम करना है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसका जो सेंटेंस होगा हमारे पास, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। एक काम तो ये करेंगे। और दूसरा काम B+V3 इस फार्मूले को हम उसमें लगाएंगे और यही आपका पैसिव वॉइस है। इतने से ही आपका पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि हम यहां पर जब सब्जेक्ट को, सेंटेंस के सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और इतने अगर हम कर देते हैं तो इसका मतलब हमने एक्टिव से पैसिव कर दिया। अब यहां पर देखो, ये सेंटेंस हमारे पास है, इसमें हमारे पास ये तो सब्जेक्ट है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हमारे पास जो वर्ब है वो ये है। हमको पहला काम करना है, इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हमने द बेगर बना लिया, द बेगर बना लिया। इसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, इसका मतलब बी जो है पास्ट में आएगी। तो बेगर की वजह से यहां पर वाज आ जाएगा, तो ये हो गया आपका बी। इसके बाद B3 बनाना है। तो लाफ का जो B3 होता है वो लाफ्ड ही होता है, लॉफ्ट ही होता है, तो हम लॉफ्ट ही रख देंगे। तो यहां पर तो ये B2 है, लेकिन यहां पर इसके साथ ये B3 हो गया और लॉफ्ट एट लिख देंगे और इसके बाद बाय द चिल्ड्रन लिख देंगे। इस तरह से आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया, एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। दूसरा लेते हैं। दूसरा है दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। ये देखिए, सब्जेक्ट आपके पास ये है, वर्ब आपके पास ये है, ऑब्जेक्ट आपके पास ये है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये आप यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट इसको हम नहीं बोल सकते हैं। किसी किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आपके पास आएंगे, एक डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा। लेकिन यहां पर ये जो हिम के बाद चेयरमैन लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए हम चेयरमैन को लेकर के नहीं बना सकते। अगर अभी उस तरह का भी आएगा तो मैं बताऊंगा। तो इधर चेयरमैन को लेकर के हम पैसिव नहीं बना सकते, हम हिम को लेकर के ही इसमें पैसिव बना सकते हैं। तो ये हिम जो है ऑब्जेक्ट की जगह है, ये जब सब्जेक्ट की जगह पहुंचेगा तो ही हो जाएगा। और इसके बाद ये देखिए B2 है, B2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब बी को पास्ट में ले जाएंगे तो ही के साथ में फिर वाज आ जाएगा। और अब ये B3 यहां बन जाएगी, इलेक्टेड हो जाएगा, इलेक्टेड हो गया। तो ही वाज इलेक्टेड क्या, चेयरमैन, बाय देम। और इसमें तो बाय चिल्ड्रन लिखना जरूरी है, बाय फ्रेज लिखना जरूरी है। लेकिन इसमें अगर आप बाय फ्रेज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा।
तो एग्जाम में देख लीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बाई नहीं लगाता है, वो बाई फ्रेज नहीं लगाता है, क्योंकि ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें बाई को बताने की जरूरत नहीं है, बाई फ्रेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ग्रुप कमेटी होगा जहां कहीं भी उसको चेयरमैन बनाया गया है तो उसी के मेंबर ने ही उसको इलेक्ट किया होगा, तो उस वजह से यहां पर जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जहां बताना जरूरी है वहां तो लिखना ही पड़ेगा आपको। वो एग्जाम के आप पैटर्न पे देखेंगे कि जब 4 अल्टरनेट आपके पास हैं तो अगर वो बाई फ्रेज लगा रहा है तो फिर सब में लगाएगा, नहीं तो किसी में नहीं लगाएगा। तो अगर नहीं लगा हुआ है तो आप यहां तक ही इसको सही मानेंगे। तीसरा देख लेते हैं, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहां पर चूंकि सब्जेक्ट वन है तो इसका जो पॉजिटिव अब होता है वो वंस होता है। ऐसे सेंटेंस में इसको और इसको आप छोड़ सकते हैं, चूंकि ये तो बाई के साथ जाएगा, बाई वन, तो बाई वन यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर तो एक जनरल सी बात है, सबके लिए है, तो यहां बाई वन लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको बाई वन नहीं लिखना है, इसको छोड़ सकते हैं, तो इसकी जो पॉजिटिव की अंग्रेजी है वो भी आप छोड़ सकते हैं, तो आप केवल इसको ही लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो प्रॉमिस, हेल्पिंग वर्ब शुड है हमारे पास, शुड लिख दिया, और इसके बाद ये, चूंकि शुड जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ सीधे ये जुड़ जाती है, तो शुड बी हो गया। और इस बी की वजह से जो कीप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म पे हमारे पास दिख रहा है ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म पे हो जाएगा, तो शुड बी केप्ट हो जाएगा, और इतना इसका बन जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, वहां पर इस तरह के कभी कभी आपके सामने आएंगे, तो अगर वन और वंस यूज किया गया है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप वन बाई के साथ जोड़ें, और अगर जरूरी नहीं है वैसे भी वन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें आप इसको नहीं भी लिखेंगे, छोड़ सकते हैं, तो इसका पोजीशन भी छूट जाएगा और सीधे सीधे जनरल फैक्ट बन जाएगा हमारे पास, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। तो इस तरह से हमको बनाने हैं, सीखने हैं, पढ़ने हैं। अभी आगे देखते हैं। इसके बाद चौथा है व्हेन एक्टिव। व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। ये काम आपको दो ही करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां यू हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वर्ब हमारे पास ये है। आपको याद रखना है वही कि आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। 1 नंबर काम। 2 नंबर काम ये करना है, बस। ये बार बार मैं आपको रिपीट कराता रहूंगा जब तक प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। अब अगर इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, तो अगर हु के अलावा जो अदर WH वर्ड है वो आते हैं तो वो अपनी जगह पर ही रहेंगे, तो व्हेन का व्हेन ही लिख देंगे, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, यानी कि जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेल विल मिलते हैं तो उसके साथ हम बी वर्ब जब डालेंगे तो वो उसके साथ में ही जुड़ जाता है, क्योंकि आप देखेंगे सेल विल, इसके बाद सेल बी, विल भी आता हुआ, तो यहां पर हम लिखेंगे व्हेन विल द बुक बी रिटर्न। अब ये बी यहां आ गया और ये थर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो ये हो गया रिटर्न। तो व्हेन विल द बुक बी रिटर्न बाय, यू यहां लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको बुक वापस करेगा, तो उसको यहां स्पष्ट करने के लिए बाय फ्रेज आपको लिखनी पड़ेगी।
तो आप देख सकते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव बनाने में रूल यही लगता है, और उसका जो पैटर्न होता है, पैटर्न हम नहीं बदल सकते। एक्टिव का अगर इंट्रोगेटिव का पैटर्न है तो हम पैसिव में पैटर्न को फॉलो करेंगे, पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते, और हम सेंस को भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर ये काम करते हैं तो सेंस तो चेंज नहीं होता है, लेकिन ये भी याद रखना है कि इंट्रोगेटिव है हमारे पास तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही जाएगा। अगला देखते हैं, somebody has picked my pocket. Somebody has picked my pocket. ये देखिए, यहां पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे माई पॉकेट, माई पॉकेट। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, इससे हमको पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट का है हेल्पिंग वर्ब। अब इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब हैज है, आपको पता है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाई जाएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये देखिए यहाँ पर पैटर्न है। पैसिव में ये पैटर्न क्या होगा, जो हमारे पास मेन वर्ब होती है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि हमको कंटिन्यू उसको B3 में लेके चलना है। इसलिए B प्लस B3 जो होगी, तो ये जो बी वर्ब है ये थर्ड फॉर्म में यहाँ आ जाएगी, तो यानी कि हैज के साथ में बी का बीन हो जाएगा, और इसके बाद ये थर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा पिक्ड का पिक्ड ही हो जाएगा। तो सम माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, और बाय समबडी आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब समवन, समबडी, वंस वगैरह ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो फिर हम उनको बाय फ्रेज के साथ। चलिए अगला देखते हैं, छठवां नंबर देखते हैं, 6 नंबर का देखते हैं। Circumstances obliged me to go. Circumstances obliged me to go. Me to agree. To agree. तो यहां देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमें टॉपिक चेंज करना है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, और ये यहां आ जाएगा तो नॉन डूअर। चूंकि देखिए एक्टिव में क्या है, सर्कमस्टेंसेस ओब्लाइज्ड मी टू एग्री, तो यहां सर्कमस्टेंसेस ने बाध्य किया उसको एग्री होने के लिए, आई ने बाध्य नहीं किया। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट से चलेगा, और लिखेंगे आई पास्ट इंडेफिनिट, तो याद रखना है आपको क्या, B प्लस B3 याद रखना है। तो B क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, आई के साथ वाज हो जाएगा। B3 क्या हो जाएगी, यही बन जाएगी, तो ओब्लाइज्ड। तो आई वाज ओब्लाइज्ड टू एग्री बाय सर्कमस्टेंसेस, बाय सर्कमस्टेंसेस। इस तरह से हम एक्टिव का पैसिव बिल्कुल आसानी से बनाते हैं, बिना स्ट्रेस लिए हुए, बहुत कूल होकर के बनाना है। और जब इस तरह के सेंटेंसेस आपको, तो चलिए 7 नंबर का देख लेते हैं। बिल्कुल कूल होकर के और बहुत ही इजीली आपको ये करना है, बस सिर्फ इसको याद रखना है और टॉपिक को चेंज करना आपको आना चाहिए। देखिए अगला देखते हैं, आसानी से आप समझ जाएंगे। आई सॉ हिम स्टीलिंग द, आई सॉ हिम स्टीलिंग द वॉच, द वॉच। तो आई सब्जेक्ट और ये वर्ब, मेन वर्ब है आपकी। इसके बाद हिम ये ऑब्जेक्ट है। आई सॉ हिम स्टीलिंग द वॉच, ये देखो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद स्टीलिंग द वॉच,
ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है। हम क्या करेंगे, यहां से हम बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है। तो पैसिव बनाने के लिए हम हिम को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो ये ही हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को बी में ले जाएंगे, ये बी को ले जाएंगे तो ही के साथ वाज हो जाएगा, तो ही वाज। और ये मेन वर्ब सी है, मेन वर्ब सा है, तो सी सा सीन, यानी कि ये सेकेंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म यूज होती है, तो इसकी तीनों फॉर्म चूंकि डिफरेंट होती है, इसीलिए यहां पर इसका जो थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है वो सीन हो जाएगा। तो ही वाज सीन, क्या, स्टीलिंग द वॉच, स्टीलिंग द वॉच बाय, आई लगा हुआ है तो यहां बाय मी हो जाएगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो मी बन जाएगा। तो इस तरह से ही वाज सीन स्टीलिंग द वॉच। देखिए कितना आसानी से बन गया। तो हमें ये याद रखना है, कभी कभी इन जो कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह होते हैं ऑब्जेक्ट के, उस पर नहीं फंसना है। अगर वहां आप फंसते हैं तो फिर गलत हो सकता है। तो आपको इसीलिए प्रैक्टिस करनी है कि हमें ऑब्जेक्ट देखने हैं। तो ये जो है ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो आप दो में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव बना सकते हैं। डायरेक्ट को लेकर बना सकते हैं, इनडायरेक्ट को लेकर बना सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वो आपका सेंटेंस बताएगा। लेकिन यहां पर आपको अगर ये ऑब्जेक्ट लगता है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो हिम को ही डिटेल करता है यहां। तो ये हिम को जो डिटेल कर रहा है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको लेके नहीं बना सकते आप, ऑब्जेक्ट को लेके ही बनाएंगे। अगला देख लीजिए, एट्थ नंबर का देखेंगे। ये कहता है ही मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स, ही मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स। ये तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये मॉडल है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब है यहां पर लिसन टू हिज वर्ड्स, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम टॉपिक चेंज करके यहां पर लाएंगे और लिखेंगे हिज वर्ड्स। हमारे पास मॉडल है, जो मॉडल यूज है वही मॉडल हम यहां यूज करेंगे, मस्ट को मस्ट ही रखेंगे। और इसके बाद हम इसको देखेंगे तो मस्ट जो भी मॉडल है उसके साथ में जो ये बी वर्ब है वो इसी के साथ आ जाएगी, मॉडल के साथ में ही वो बी प्लस हो जाएगी, क्योंकि बी वर्ब हमें लगाना ही लगाना है, बी प्लस V3 करना ही करना है। तो अब ये बी यहां पर आ गई तो ये जो फॉर्म है ये 3 हो जाएगी। तो हिज वर्ड्स मस्ट बी लिसेंड टू, ये होना चाहिए, ये लिसन टू एक साथ है। तो जब कभी भी किसी मेन वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन भी आता है तो उस प्रीपोजिशन को भी हम साथ में रखते हैं। और इसके बाद लिसन टू हिज वर्ड्स मस्ट बी लिसन टू। अब आप चाहें तो बाई हिम लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, और अगर जरूरी नहीं है, बात आपकी स्पष्ट हो जाती है तो फिर आप नहीं भी लिख सकते हैं। ये कहीं कहीं ऑब्लिगेटरी होता है, कहीं कहीं ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, ये कुछ तो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। और इसके बाद लास्ट वीडियो में हमारा इसी पर रहेगा कि कहां पैसिव वॉइस कहां यूज करते हैं, कहां यूज नहीं करते हैं, और बाय फ्रेज कहां लगाना जरूरी है, कहां लगाना जरूरी नहीं है। अगला देख लेते हैं, हु ब्रोक दिस विंडो। हु ब्रोक दिस विंडो। अब आप देखेंगे ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो जब हु आता है तो हु को हमेशा बाय हुम लिखते हैं पैसिव में सब्जेक्ट,
बना करके। तो बाय हुम यही रहेगा। अब बाय हुम तो ये आ गया। अब चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का रूल होता है कि जब भी WH वर्ड आएगा उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, बी का वाज हो जाएगा। तो बाय हुम वाज, बाय हुम वाज ऑब्जेक्ट दिस विंडो। और ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, हमारी जो एक्टिव की वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आएगी। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन ये थर्ड फॉर्म में हो जाएगी और लिखा जाएगा बाय हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव वाले हैं तो हु को छोड़ करके वो इंट्रोगेटिव वर्ड वहीं जहां पर यूज किया गया एक्टिव में वहीं पर आप उसको यूज करेंगे। और हु का बाय हुम आप करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम यहां भी कर रहा है, सब्जेक्ट का काम यहां भी करेगा और इंट्रोगेटिव भी बनाएगा, दोनों काम एक साथ करेगा। अभी अगला देख लेते हैं। People regarded him as an imposter. People regarded him as an imposter. Imposter means छलिया, बहुरूपिया। अब यहां देखेंगे तो सब्जेक्ट ये है और ये कॉमन सब्जेक्ट है हमारे पास, ये हमारे पास मेन वर्ब है हमारे पास, और ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये हिम को ही डिटेल कर रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है सेंटेंस के अंदर और उसका कुछ लेना देना नहीं। तो हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए, ये आ गया हमारे पास, ये हो गया ही, ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट आपको रट जाएगा, मैं इतनी बार बताऊंगा कि बी का वाज या वर्ब हो जाएगा, ही है हमारे पास इसलिए यहां पर वाज हो गया, तो ही वाज हो गया। तो ही वाज रिगार्डेड, अब ये आपका यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, वाज के साथ आ जाएगी तो ये फर्स्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म कहलाएगी। तो ही वाज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर। और बाय पीपुल लिखने की अब यहां बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है, तो बाय पीपुल या बाय द पीपुल यहां लिखने की आवश्यकता है ही नहीं है, सभी लोग जानते हैं इसलिए क्योंकि पीपुल रिगार्डेड हिम। तो कोई भी है जो उसको इम्पोस्टर मानता है तो यहां पर उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बात आपकी क्लियर हो रही है। अगला देख लेते हैं। डू नॉट इंसल्ट द वीक। Do not insult the weak and oppressed. तो देखिए जब इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आएगा जो डू नॉट या डोंट से शुरू होगा तो ऐसे सेंटेंसों को हम लेट से बनाते हैं। तो अब आपको एक नई चीज यहां पर पता चलेगी कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे जो ऑर्डर शो करते हैं या ऑर्डर जैसा ही इंपैक्ट रखते हैं तो उनको हम लेट से स्टार्ट करेंगे। तो आपको लेट आपके पॉकेट से निकाल के लगाना पड़ेगा। रूल सारा का सारा यही रहेगा, यानी कि जो सेंटेंस है उसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। रूल वो नंबर 1 यही लगेगा, नंबर 2 रूल यही लगेगा, केवल आपको लेट से स्टार्ट करना है और लेट के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको ये रखना है। तो हम यहां पर लेट यूज करेंगे। लेट के बाद हम इसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमारे पास, तो डू नॉट इंसल्ट द वीक एंड ऑप्रेस्ड, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि ऐसी कंडीशन पे जो सब्जेक्ट होता है वो सेकंड पर्सन यानी कि यू होता है और हमेशा अंडरस्टूड होता है। जब भी किसी को ऑर्डर वगैरह दिया जाता है तो सामने वाले को दिया जाता है,
तो वो सामने वाला अंडरस्टूड होता है सेंटेंस में, उसको लिखा नहीं जाता। तो यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट लिख देंगे हम द वीक एंड ऑप्रेस्ड, ये हो गया। अब अगर ये यहां पर डू नॉट लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है कि अगर नॉट वाला है तो नॉट आपको इसके बाद यानी कि जो बी है उसके पहले रखना है, और अगर नॉट वाला नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर नॉट वाला नहीं है यानी कि डोंट नहीं होता, केवल इतना होता इंसर्ट द वीक एंड ऑप्रेस्ड, तो हमें नॉट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और इसमें डोंट भी नहीं होता। तो जब भी डोंट रहेगा तो बी के पहले नॉट आएगा। तो लेट द वीक एंड ऑप्रेस्ड नॉट बी, ऐसे लिखेंगे आपको, नॉट बी, और बी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब हमारे पास दी गई है इस सेंटेंस में, ये इसको हम थर्ड फॉर्म में ले आएंगे, तो लिख देंगे इंसल्टेड। और अब ये बन गया लेट द वीक एंड ऑप्रेस्ड नॉट बी इंसल्टेड। तो इस तरह से डोंट वाले को भी आप हैंडल करेंगे। इंट्रोगेटिव भी आप हु वाला बाई हुम लगा करके हैंडल करेंगे। अभी और देखते हैं। चलिए एक दो और देख लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, दे refused him admittance। तो यहां देखेंगे सब्जेक्ट हमारे पास ये, वर्ब ये, ऑब्जेक्ट ये, सिंपल सी बात है। हिम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, ही हो जाएगा, पास्ट टेंस में है, ये वाज हो जाएगी ही के साथ में, वाज हो गई। अब ये थर्ड फॉर्म यही बन जाएगी, तो ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय देम। और इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये आपको परीक्षा में ध्यान देना है। द डॉक्टर डिस्पेयर्ड ऑफ हिज रिकवरी, देख अच्छा सेंटेंस, द डॉक्टर despaired of his recovery। तो इसको भी आप देख लो, डॉक्टर है, डूअर है, यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, डिस्पेयर्ड ऑफ हिज रिकवरी ये लिखा हुआ है। तो अब इसको आप बनाएंगे, तो अब देखेंगे हिज रिकवरी, हिज रिकवरी पास्ट इंडेफिनिट वाज डिस्पेयर्ड, निराश, डिस्पेयर्ड। तो हिज रिकवरी वाज डिस्पेयर्ड बाय द डॉक्टर। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। एक लास्ट और देख लेते हैं। ये जितने भी सेंटेंस मैं यहां पर प्रैक्टिस करा रहा हूं लगभग बहुत अच्छे सेंटेंस हैं, और ऐसे ही सेंटेंसों की प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। बहुत इजी, बहुत छोटे क्लास, ये छोटे लेवल के सेंटेंसों को आप प्रैक्टिस करके आप परीक्षा की दृष्टि से अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मैं सेंटेंसेस यहां ले रहा हूं ये लगभग आपके एग्जाम के लेवल के हैं। देखिए लास्ट वाला है, द मैनेजर विल इशू यू अ टिकट, द मैनेजर विल इशू यू अ टिकट। अब यहां देखिए, जैसा मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं।
तो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप दो में से किसी को भी लेकर के बना सकते हैं। तो यहां देखेंगे आप, ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये डूअर से ही रिलेट करते हैं। यहाँ पर यू का कॉम्प्लीमेंट ये नहीं है, क्योंकि अगर यू के बारे में ही आगे लिखा जाता तो ऑब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट होता, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये हो गया। आप दोनों में से किसी को भी लेकर के पैसिव बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, बस बनाना आना चाहिए। कि अगर हम डायरेक्ट उठाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो क्या थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी हो सकती है, या हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो उसमें क्या टेक्निकलिटी हो सकती है। तो अगर आप गलतियों से बचना चाहते हैं तो आप हमेशा वो सब्जेक्ट उठाएं जो आपको इजी है, और जिसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किनको बोलेंगे? सेंटेंसेस के अंदर जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जिंदा व्यक्ति की बात कर रहा है, तो उसको आप, बस मैं कॉमन एक वर्ड बताता हूं, जिंदा व्यक्ति याद रखिए। अगर जिंदा व्यक्ति के बारे में कोई वर्ड यूज किया गया है उसके लिए, तो फिर आप उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान के चलिए। तो यहां पर ये यू जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो ये आपके पास थिंग्स वगैरह जो कुछ है जिंदा को छोड़ करके, तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उठा करके बनाएंगे, आसान रहेगा। लेकिन अगर वैसे भी बनाना चाहेंगे तो वो भी आप बना सकते हैं। अब देखेंगे तो यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा तो यू ही रहेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है, बस इसका प्लेस चेंज हो जाता है। तो यू हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ये दी गई है, तो हम हेल्पिंग वर्ब हम इसको यही रख लेंगे, क्योंकि यू के साथ भी हम विल यूज कर सकते हैं, और ये ही सी और मैनेजर ये जो भी ऐसा है उसके साथ भी विल यूज कर सकते हैं। और आज का जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सेल का महत्व ही खत्म हो गया है, सीधे सीधे आप सबके साथ विल यूज करिए फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। तो यू बिल हो गया, तो यू बिल आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हमको ये रखना है, तो ये रखना है, तो जितने भी मॉडल्स हैं, सेल बिल भी मॉडल है और फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इनके साथ भी सीधे सीधे ये बी जुड़ जाएगा। तो यू बिल बी, और इसके बाद बिल के साथ में जो वर्ब आई है V1 में आई है, ये थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, तो इश्यूड हो जाएगा। और क्या? ए टिकट बाय द मैनेजर, ये हो जाएगा।